प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर के बारे में। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है नमूना प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 और 2021, क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और समय 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है, और जो बाकी का 20 मार्क्स है वो आपका प्रोजेक्ट फाइल का है। प्यारे बच्चों, आप इंस्ट्रक्शन जानते हैं, हमने कई वीडियो देख ली है, क्लासेज कर ली हैं ऑनलाइन। आज सीधे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। फ़िलहाल हम बात करेंगे 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक का, और अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से होगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक 1 अंक वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 17, 18 पैसेज बेस्ड पे है, और क्वेश्चन 19 से लेकर 22 तक होता है 2 अंक वाले। तो हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है देसी रियासतों के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और पहला क्वेश्चन है रियासतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन गलत होगा और 3 सही होंगे। हमें उस गलत ऑप्शन की पहचान करनी है। ऐसे क्वेश्चन में पहले गलत जो सेंटेंस लिखा हुआ है, गलत शब्द, उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें गलत की पहचान करनी है। अब पहला ऑप्शन है कुछ रियासतें स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। यह सही पॉइंट है, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं बनेगा। अगला ऑप्शन है भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। बिल्कुल, भारत सरकार जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी और दी भी। ऑप्शन सी है सबसे पहले जूनागढ़ के शासक ने घोषणा की कि राज्य ने स्वतंत्रता पर निर्णय लिया था। बच्चों, यह जो सेंटेंस है यह इनकरेक्ट है, यह गलत है, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन की पहचान करनी है। और अगला ऑप्शन है देश रियासतों ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के 1/3 भूभाग को कवर किया था। यह भी करेक्ट है, यानी 3 इन्फॉर्मेशन सही है और 1 गलत है। जो गलत हमारा आंसर बन गया ऑप्शन सी। बच्चों, यदि यही क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन सी में लिखा रहे कि इसे शुद्ध करें, तो यहाँ जहाँ जूनागढ़ लिखा है इसके जगह लिख देंगे त्रावणकोर। मतलब क्या कि सबसे पहले त्रावणकोर ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, जूनागढ़ ने नहीं। किसने की थी? त्रावणकोर ने। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देसी रियासतों के बारे में आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देसी रियासतों यानी कि राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों, राजवाड़ों की संख्या 565 थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है डैश केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बच्चों, इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बच्चों, नीति का मतलब होता है N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, इसके आगे फॉर लगा देंगे, और T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और I फॉर इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति इसको बोलेंगे। इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग किसके बदले कार्य करने लगा हुआ है। तो बच्चों, नीति आयोग योजना आयोग के बदले में कार्य करता है, यानी कि जो कार्य 2015 जनवरी से पहले यानी कि 2014 दिसंबर तक जो कार्य योजना आयोग करता था, वह काम अब नीति आयोग करने लगा है। ठीक है, तो बच्चों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। बच्चों, इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन है भारत का चुनाव आयोग के बारे में, तो इसकी बात भी कर लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। तब से 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है नाटो के बारे में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नाटो समूह का संबंध किस देश से था? तो बच्चों, नाटो समूह का संबंध ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी से था। नाटो का विस्तार रूप पेपर में पूछता है, तो आप लिखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। बच्चों, इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को, और यह अमेरिका का एक सैनिक संगठन है। उस समय इसमें 12 देश थे और वर्तमान में इसमें 30 देश हैं। और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम का एक शहर है, और बेल्जियम यूरोप का एक देश है। बच्चों, अमेरिका के 3 सैनिक संगठन नाटो, सीटो और सेंटो। अभी हमने नाटो की बात कर ली।
सीटो और सेंटो की बात इसी वीडियो में अगले क्वेश्चन में करेंगे। बच्चों यदि क्वेश्चन आ जाए कि नाटो का उद्देश्य क्या था, तो आप लिखेंगे नाटो का उद्देश्य था कि यदि दुश्मन देश यानी कि सोवियत खेमा का कोई भी देश नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण करता है तो इसे संपूर्ण नाटो पर आक्रमण माना जाएगा और सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के बारे में। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर है। वैश्वीकरण प्रत्येक संस्कृति की ओर जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है, और पहला ऑप्शन है अधिक अलग, दूसरा है अधिक पारदर्शी, तीसरा है अधिक व्याकुल, चौथा अधिक अलग और विशिष्ट। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 यानी कि अधिक अलग और विशिष्ट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान की विफलता में किन कारणों का योगदान है। बच्चों इस प्रश्न को आप समझें। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। भी देखिए आप बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 1 नहीं बल्कि 2, 4 और 6 मार्क्स में आता है और बार बार आता है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन को आप समझ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र की असफलता के पीछे कौन से कारण हैं, यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र असफल है, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो बच्चों 1 अंक का क्वेश्चन है, यहाँ इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेना का प्रभुत्व, दूसरा है पादरी यानी कि धर्म गुरुओं का प्रभुत्व, तीसरा है अभिजात जमींदार अभिजात वर्ग का प्रभुत्व और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। बच्चों यदि क्वेश्चन 4 और 6 अंक में आ जाए तो आप देखें मैंने यहाँ कई ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन्हें लिखना। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिखना सेना और धर्म गुरुओं का प्रभुत्व, दूसरा ऑप्शन भूस्वामियों का प्रभुत्व, तीसरा ऑप्शन राजनीतिक दलों का आपसी खींचातान और चौथा ऑप्शन आतंकवादी गुटों की शरणस्थली, पांचवा ऑप्शन भारत पाक के बीच तनातनी यानी कि कटु संबंध और छठा ऑप्शन अमेरिका का स्वार्थपूर्ण रवैया। बच्चों अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को विस्तार से बात करेंगे, फिलहाल आप इतना देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अरब बसंत के बारे में। तो बच्चों अरब बसंत एक न्यू टॉपिक है आपके सिलेबस में। इसमें पहली किताब के 2nd बुक में 2 ध्रुवीयता का अंत में एक अरब बसंत टॉपिक है। अरब बसंत का मतलब होता है बच्चों पश्चिमी मध्य एशिया और कुछ अफ्रीकी देशों में 2009-10 से बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, आय में असमानता के खिलाफ, यानी कि लोकतंत्र की मांग के लिए, मानव अधिकार की रक्षा के लिए, रोजगार के लिए, समान आय के लिए और पारदर्शिता के लिए जन आंदोलन हुए, जन विद्रोह हुए। इसको अरब बसंत कहा गया है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए अरब बसंत क्या है। अब क्वेश्चन कहता है कि अरब बसंत किस देश से शुरू हुआ। तो अरब बसंत ट्यूनीशिया की क्रांति से शुरू हुआ है 2009। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें गलत कथन की पहचान करनी है, यानी कि 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 गलत होगा, हमें उसी की पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी पाकिस्तान को अधिक स्वायत्तता देने के लिए शेख मुजीब रहमान का 6 सूत्रीय प्रस्ताव। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी हमारा उत्तर ये नहीं बनेगा। भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए, ये भी सही इन्फॉर्मेशन है। अगला है साफ्टा ने 7 पर हस्ताक्षर किए हुए सार्क सम्मेलन। बच्चों यह इनकॉरेक्ट है, यानी यही हमारा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि हमें गलत की पहचान करनी थी, हमें गलत मिल गया है। अगला ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश ने 1996 में गंगा जल बंटवारे के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 7 का ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें है क्वेश्चन है 1960 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किससे प्रभावित थी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक संघर्ष। अब आंतरिक संघर्ष कैसे होगा आप एक बार सुन लें। 1960 के दशक में 1964 के मई के महीने में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई तो उस समय सिंडिकेट ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया और शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उस समय 2 कैंडिडेट थे, इंदिरा गांधी और उनके अगेंस्ट में मोरारजी देसाई। सिंडिकेट दोनों में से किसी एक का चयन करता, तो इंदिरा गांधी का चयन किया गया। इंदिरा गांधी पीएम बन गई। उसके बाद उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला दिया, यानी कि कोई भी राव मशवरा सिंडिकेट से नहीं लिया करती थी, जबकि सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग और शक्तिशाली अनुभवी नेताओं का ग्रुप था और उसने इंदिरा को पीएम बनाया था। इसीलिए बनाया था ताकि इंदिरा उनसे राय सलाह करेगी। तो इंदिरा ने उन सिंडिकेट को दरकिनार कर दिया, तो पार्टी में 2 ग्रुप बन गए। इंदिरा के ग्रुप को कहा गया इंडिकेट और जो सिंडिकेट था वो सिंडिकेट ही रहा। तो इस समय पार्टी संघर्ष से ग्रसित थी, आंतरिक संघर्ष से ग्रसित हो गई।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, डैश नीति को NITI आयोग द्वारा अपनाया गया है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है मेक इन इंडिया नीति को नीति आयोग द्वारा अपनाया गया है। बच्चों नीति आयोग भारत के थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब सरकार को आइडिया देता है, सुझाव देता है विकास कार्यों के लिए, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, हम बात कर चुके हैं पहले भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है खाड़ी युद्ध के बारे में। प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया है। इसको कंप्यूटर वार भी कहा गया है और वीडियो गेम वार भी कहा गया है। बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाए कि खाड़ी युद्ध किसे, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं, आप लिखना 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने अपने 6,60,000 सैनिकों के साथ, जिसमें 75% सैनिक अमेरिकी थे, और UN के सुरक्षा परिषद की सहमति से इराक पर अटैक करते हैं। इसको कहा गया है कंप्यूटर वार या वीडियो गेम वार या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या प्रथम खाड़ी युद्ध। बच्चों अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम खाड़ी युद्ध वास्तव में क्यों हुआ, इराक की क्या गलती थी, तो लिखना होगा इराक ने अगस्त 1990 में कुवैत पर अटैक किया था, हमला किया था, और UNO और अन्य देशों को समझाने के बावजूद भी, कई राजनयिक प्रयास करने के बाद भी इराक ने अपने सैनिक कुवैत से वापस नहीं लिए थे। तो इराक को पनिशमेंट के रूप में UN की सुरक्षा परिषद ने इस हमले करने का आदेश दिया अमेरिकी नेतृत्व में, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध का चरम बिंदु या उच्च बिंदु। तो शीत युद्ध का उच्च बिंदु क्यूबा का मिसाइल संकट। बच्चों आप जानते हैं शीत युद्ध क्या है और क्यूबा का मिसाइल संकट यदि पूछ दे तो अंक में तो लिखना कि 1962 में निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्यूबा में, जो कि अमेरिका के नज़दीक एक देश था, ठीक था नहीं है भी, फिर से सुन लें, 1962 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए। इसके 3 हफ्ते बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को इस बात की जानकारी मिली कि क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई हैं सोवियत यूनियन के द्वारा। तो जॉन F कैनेडी ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, अपने जंगी जहाज़ों को कैरेबियन सागर में भेजा ताकि क्यूबा में मिसाइलें आ ना सकें, सोवियत संघ की मिसाइलें क्यूबा पहुंच न सकें। इस दौरान दोनों महाशक्तियों के सैनिक आमने सामने हो गए और दुनिया को लगा कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तो इसको सबसे चरम बिंदु कहा गया है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल को देसी राजवाड़ों के एकीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मतलब किन किन राजवाड़ों को शामिल करने में चुनौती हुई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर, कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर लिखा हुआ है, मैंने मणिपुर भी ऐड कर दिया क्योंकि 4 देसी रियासतें थीं जिनको देरी से शामिल हुए हैं भारत में, और इनको शामिल करने में कुछ परेशानी हुई थी। बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसी देसी रियासतों के नाम लिखें जो भारत में देरी से शामिल हुई हैं। तो ये 4 हैं, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर। इनके राजाओं के नाम भी पूछता है, इनके शासकों के नाम देख लें। कश्मीर का हरि सिंह, जूनागढ़ का मोहम्मद महावत खान, हैदराबाद का निजाम, असली नाम था इनको उस्मान अली खान, और मणिपुर का बुद्धि चंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 NDA 3 के बारे में। अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ NDA 3 सरकार ने कई कार्य शुरू किए हैं जो सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए। बच्चों ये पूछ रहा है कि NDA 3 जो आई है 2014 में, उनका स्लोगन क्या है। तो बच्चों इसका सही स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आप फिर से देख लें एक बार इसका सही ऑप्शन है सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन सी। लेकिन इसमें कुछ और ऑप्शन दिए हैं जो पेपर में आते हैं। बच्चों एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया था, तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, देख लेना। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और इस प्रश्न का जो उत्तर है सबका साथ सबका विकास मिल गया आपको। एक और ऑप्शन है इसमें गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में दिया था। बच्चों हम बात कर रहे थे NDA की, तो पेपर में क्वेश्चन आता है NDA का विस्तार रूप लिखें। तो NDA का विस्तार रूप होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका स्थापना हुई है 1998 में और उस समय इसके संयोजक थे शरद यादव। वर्तमान में शरद यादव NDA का हिस्सा नहीं है। और अब बात करते हैं NDA 1। NDA 1 आई है बच्चों 1998 से 1999 तक। NDA 2 का समय है 1999 से 2004 तक। और NDA 1 और 2 के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और NDA 3 आई है 2014 से 19 तक रही है। और NDA 4 2019 से 2024 तक रहेगी। NDA 3-4 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी हैं और इस समय NDA के अध्यक्ष अमित शाह जो देश के गृह मंत्री भी हैं।
बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 के बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को कहा गया है अधिशेष बहुमत गठबंधन। अगला क्वेश्चन पे आएँ बच्चों। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक मंच से। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो देखने में क्लियर नहीं दिखे तो आप साइड के 3 बटन जो होते हैं राइट साइड में कॉर्नर पे ऊपर में 3 बिंदु, उसको टच करेंगे और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे। मैंने बनाया है 720 पे 720 HD पे बनाया है, लेकिन कुछ बच्चों के फ़ोन में कई बार क्लियर नहीं दिख पाते तो वे और ज़्यादा रेजोल्यूशन करके देख सकते हैं। और आप बच्चों इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए आप इसको रेगुलर देखें या जब बंद कर दें तो फिर स्टार्ट करके आगे बढ़ा कर देखें, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है। बच्चों विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है नौ उदारवादी यानी कि वैश्वीकरण का विरोध करना। बच्चों वर्ल्ड सोशल फोरम को हिंदी में बोलते हैं विश्व सामाजिक मंच। पेपर में क्वेश्चन आता है WSF का विस्तार लिखें। वर्ल्ड सोशल मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम, विश्व सामाजिक मंच, इसका स्थापना 2001 में हुई है, ब्राज़ील में हुई है और यह वैश्वीकरण का विरोध करता है। बच्चों वैश्वीकरण का विरोध वामपंथी और दक्षिणपंथी भी करते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि वैश्वीकरण का विरोध करने वाले संस्थाएं हैं, पहला ऑप्शन लिख दो WSF, दूसरा ऑप्शन वामपंथ और तीसरा ऑप्शन दक्षिणपंथ और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आप लिखेंगे उपरोक्त सभी, यानी कि 3 चीज़ें WSF, वामपंथ और दक्षिणपंथ, ये वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण के संबंध में ही है। क्वेश्चन है वैश्वीकरण डैश आयाम है। तो बच्चों वैश्वीकरण बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम है। वैश्वीकरण क्या है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम है। बच्चों क्वेश्चन आता है पेपर में वैश्वीकरण का अर्थ लिखें। तो बच्चों वैश्वीकरण का अर्थ होता है कोई उत्पाद, कोई नियम, कोई घटना, कोई विचार, कोई वस्तु, कोई सिद्धांत जो बगैर रोक टोक एक देश से दुनिया के कई देशों तक फैल जाए और वहाँ के जनजीवन को प्रभावित करे, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे अभी आप कोई स्मार्टफोन लिए हैं हाथ में, हो सकता है कि वह फ़ोन दक्षिण कोरिया का बना हो या अमेरिका का बना हो, तो किसी अन्य देश का प्रोडक्ट हमारे देश तक आ चुका है, दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया है और वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, तो यह तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से वैश्वीकरण का पहचान हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कालक्रमानुसार है कि जो घटना पहले हुई है वो पहले और जो बाद में हुई है उसे बाद में सजाना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें मानवाधिकार परिषद की स्थापना, यानी UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना 1946 से 1947 में हुई है। दूसरी ऑप्शन है इसमें याल्टा सम्मेलन, जो 4 से 11 फरवरी 1945 को हुआ है। यह USSR में हुआ है। इसको क्रीमिया सम्मेलन भी बोलते हैं और इसमें USSR, UK और USA यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ शामिल हुए थे। तीसरा ऑप्शन है अटलांटिक चार्टर, जो 1941 में हुआ है 14 अगस्त को। यह अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक गुप्त समझौता था हिटलर के खिलाफ, उसको हराने के लिए। और चौथा ऑप्शन है भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ है 30 अक्टूबर 1945 को। तो बच्चों इन घटनाओं को पहले जो हुई हैं पहले, जो बाद हुई है बाद में सजाना है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 3241, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है पैसेज बेस पर। आप इस पैसेज को सरसरी निगाह से पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। बच्चों पेपर में बच्चे कम पढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। आप सीख लें, पहले इसको सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को मार्शल प्लान के तहत पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद की। अमेरिका ने नाटो के तहत एक नया सामूहिक सुरक्षा संरचना बनाया। मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को चैनल सहायता के लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। यह एक मंच बन गया जहां पश्चिमी यूरोप राज्यों ने व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करना शुरू कर दिया। यूरोप के आर्थिक परिषद में स्थापित 1949 राजनीतिक सहयोग में एक और कदम आगे था। यूरोपीय पूंजीवादी देशों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के गठन की ओर कदम बढ़ाया। मैंने पढ़ लिया बच्चों, आप इसे पढ़ना और मेन पॉइंट पे आप टिक लगा देना और फिर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मार्शल प्लान क्या था। तो बच्चों मार्शल प्लान यहाँ लिखा हुआ है वित्तीय मदद ना, तो यहाँ लिखेंगे मार्शल प्लान। इस ऑप्शन में देखें अमेरिका द्वारा दी गई वित्तीय सहायता। बच्चों मार्शल प्लान की परिभाषा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते होंगे कि यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और दोनों महाशक्तियां यूरोप के देशों को हेल्प करना चाहती थी। हेल्प के बदले वे महाशक्तियों के खेमे में आ जाएं, तो अमेरिका ने खासकर पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता किया, आर्थिक मदद किया, ताकि पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिकी गुट में आएँ और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत गुट में आ गए थे क्योंकि उसने हेल्प करा था। तो मार्शल प्लान चला है बच्चों, कब से कब तक चला है?
1948 से 1952 तक चला है, 4 साल। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि पश्चिम यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता के लिए अमेरिका की एक पहल, अमेरिका ने इस योजना पर करीब $12 बिलियन खर्च किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस संगठन के तहत एक नया सामूहिक सुरक्षा ढांचा बनाया? बच्चों अभी हमने पढ़ा था नाटो के तहत नया सुरक्षा ढांचा बनाया था। बच्चों हम इस वीडियो में पहले नाटो की बात कर चुके हैं एक बार विस्तार रूप से। आज अभी हम सीटो सेंटो की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, सीटो का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1954 में हुई है और ये 1977 तक रहा है। बच्चों सीटो को मनीला पैक्ट भी कहा गया है क्योंकि ये मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। मनीला फिलीपींस का एक शहर है, तो यहाँ इसका ऑफिस है। इसको मनीला पैक्ट भी कहा गया और इसकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। ठीक बच्चों, ये इसको क्या कहते हैं? सीटो को मनीला पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सीटो को मनीला पैक्ट, हेड ऑफिस मनीला और स्थापना बैंकॉक में हुई थी। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला बात करते हैं सेंटो की बात भी कर लें तो बच्चों सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। इसमें इराक, ईरान, पाकिस्तान, यूके और तुर्की सदस्य थे। सेंटो की स्थापना 1955 में हुई है और ये 1989 तक रहा है। 1955 से लेकर 1979 तक रहा है और इसको मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 2 नाम और है, एक तो बगदाद पैक्ट और दूसरा मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक सहयोग के लिए संगठन किस योजना के तहत स्थापित किया गया? मार्शल योजना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन एक मंच बन गया जहां पश्चिमी यूरोपीय राज्यों ने व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करना शुरू कर दिया? तो इसका उत्तर होगा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पैसेज बेस पर है और यह भी आपके सिलेबस में एक न्यू टॉपिक है। सेकंड बुक में जो सेकंड बुक में 7वां चैप्टर था, छठा चैप्टर, जिसका नाम था पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, अब उसका नाम हो गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस यानी लोकतांत्रिक पुनरुद्धार। तो लोकतांत्रिक पुनरुद्धार में एक टॉपिक जोड़ा गया है डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। मैंने डेमोक्रेटिक अपसर्ज पे एक PDF बनाया था, उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा इसमें। तो बेटे डेमोक्रेटिक अपसर्ज पे यानी कि भारत में लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान पर यह पैसेज है। आइए पढ़ते हैं इसको सरसरी निगाह से। मैंने पढ़ लिया है, आप भी इसे फटाफट पढ़ लें। 1980 के दशक की शुरुआत से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के युग को एक प्रतिस्पर्धी बाजार समाज के उद्भव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और इस तरह तीसरा लोकतांत्रिक अपसंस्कृति का मार्ग प्रशस्त होता है। डेमोक्रेटिक अपसर्ज एक प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है जो कि योग्यता के जीवित रहने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है बल्कि अभिजात वर्ग के अस्तित्व पर आधारित है। यह भारत के चुनावी बाजार में 3 बदलावों को रेखांकित करता है: राज्य से बाजार तक, सरकार से शासन तक, नियंत्रक के रूप में से राज्य के नियंत्रक के रूप में क्या है? नियंत्रक के रूप में, राज्य के नियंत्रक के रूप में। अच्छा, एक लाइन डबल कर दी, एक सेंटेंस है शब्द, उसको डबल कर दिया है। नियंत्रक के रूप से लेकर राज्य के सुविधादाता के रूप तक होना चाहिए। तो बच्चों इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 1990 की शुरुआत में डैश का युग देखा गया। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, बिल्कुल LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 1990 की शुरुआत में देखा गया, उपरोक्त सभी देखा गया। क्या क्या देखा गया? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज डैश के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज योग्यतम के अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है बच्चों, योग्यतम के अस्तित्व, यहाँ कंप्यूटर से मिसप्रिंट था, उत्तरजीविता था, योग्यतम के अस्तित्व होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में कितने डेमोक्रेटिक अपसर्ज की पहचान की जाती है? इसका आंसर बनेगा 3। ठीक है, तो 3 कैसे, हम इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। 3 ऐसे, एक बार आप इसको ध्यान से समझ लें यहीं पे।
बच्चों, देश की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 डेमोक्रेटिक अवसर आए हैं। पहला आया है, यानी कि पहला लोकतांत्रिक अभ्युत्थान आया है 1950 से 1970 के दशक तक, और इसकी विशेषता थी मतदाताओं की भागीदारी। अब समझ लें, 1947 में देश आज़ाद हुआ, अंतरिम सरकार जब चली थी 1951 तक, उसके बाद जो चुनाव हुए हैं 1951 अक्टूबर से लेकर अगले साल फरवरी मार्च तक 1952 के, तो पहले आम चुनाव में यह तय किया गया कि देश में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव कराया गया। तो देश में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराए जा रहे थे। तो दुनिया के देशों को और अन्य विद्वानों को, जो आलोचक थे, उनको आशंका थी कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, और क्योंकि भारतीय मतदाता शिक्षित नहीं हैं और भारत में धन की कमी है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की और देश में चुनाव हुए। निरक्षर मतदाताओं ने, कम पढ़े लिखे मतदाताओं ने बड़े ही उत्साह से अपने मतदान का प्रयोग किया और लोकतंत्र देश में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। मतलब आलोचकों को अपना मुंह बंद करना पड़ा, उनको जवाब मिल गया। तो 1950 से 1970 के दशक तक जितने चुनाव हुए, पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, चौथा आम चुनाव, पाँचवा आम चुनाव और छठा आम चुनाव 1977 तक, ये सभी सफल तरीके से हुए। तो इतनी सफलता लोकतंत्र की, ऐसे देश जहाँ लोकतंत्र नहीं था और लगातार 6 चरण तक चुनाव, 6 टाइम तक चुनाव सफल होता गया, तो इसको कहा गया प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी थी और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, चुनाव निष्पक्ष हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, इसलिए कहा गया ये पहला लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज, और विशेषता इसकी मतदाताओं की भागीदारी। बच्चों, बात करते हैं दूसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की। तो बच्चों, दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1980 का दशक है। 1980 के दशक में देश के SC, ST और OBC यानी कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। वे लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आए और लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रणाली से संविधान के नियमों के तहत राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, राजनीति में अपनी साझेदारी की, सहभागिता निभाया और राजनीति उनके लिए सुलभ हो गई। मतलब यह हुआ कि समाज के जो पिछड़े लोग थे, OBC, SC, ST थे, राजनीति में इनकी भागीदारी बढ़ गई। 1980 के दशक में इनकी भागीदारी राजनीति में बढ़ गई और राजनीति इनके लिए सुलभ हो गई। ये कई राज्यों में सरकार भी बनाने लगे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियां भी बनाई, तो एक तरह से ये मुख्य धारा में आ गए। तो इसको कहा गया दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव कहते हैं कि दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1980 का दशक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? SC, ST, OBC की राजनीतिक भागीदारी। और कब आया? 1980 का दशक। बच्चों, तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1990 के दशक से है, जिस पर ये पैसेज था उसमें लिखा हुआ है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर से इसका शुरुआत माना जाता है। और LPG के आने से समाज के सभी क्षेत्रों में और राजनीति में भी प्रतियोगिता आ गई, कंपटीशन बढ़ गया। और इसमें यह देखा गया कि योग्यतम का जो अस्तित्व है वही रहेगा, जो सबसे योग्य होगा उसका चयन किया जाएगा। राजनीति में भी जो योग्य होगा वही चुन कर आएगा, वो नहीं आएगा जो खुद को सर्वश्रेष्ठ कहता है ना। तो और इसकी विशेषता थी युवाओं की भागीदारी, यूथ का पार्टिसिपेशन। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज डैश को बढ़ावा देना चाहता है, जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा छात्र की भागीदारी, विपक्षी नेताओं की भागीदारी, वरिष्ठ नागरिकों के विरोध, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा तो सही आंसर क्या होगा? सही होगा युवाओं की भागीदारी। यही थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की विशेषता थी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अखबारों और पत्रिकाओं पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा? अखबारों और पत्रिकाओं पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। ये आपातकाल की बात हो रही है जून 1975 का आपातकाल, जब इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी। तो बच्चों, इस समय अखबार और मैगजीन्स पे, पत्रिकाओं पे, अखबारों पे प्रेस सेंसरशिप लग गई थी। बच्चों, प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है कि खबरें पहले सरकार द्वारा अनुमोदित होगा या उनके द्वारा पारित होगा, पास होगा। ये मतलब है कि सरकार ऐसी खबरों को छापने से रोकती है जो उनके विरोध में है।
सरकार पहले उन्हें पास करती है कि हाँ ये खबर मेरे लिए उचित है तो आप इसी को छापिए, मतलब सरकार के अनुमोदन से पास होने के बाद ही सरकार उनको भेजती है कि छापें और आम पब्लिक तक पहुँचे। अगर एक सेंटेंस में सुनना है तो सुने, खबरें सरकार की मर्जी से छपती हैं, सरकार के फेवर में छपती हैं, सरकार के हक में छपती हैं, सरकार के विरोध में खबरें नहीं छाप सकते उस समय जब प्रेस सेंसरशिप लगा हो। ठीक है, तो सेमिनार और मेन स्ट्रीम 2 पत्रिकाएं ऐसी थी जो प्रेस सेंसरशिप के आगे झुकी नहीं बल्कि खुद को बंद कर दी। और इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन 2 अखबार ऐसे थे जो इस फैसला का विरोध किए, प्रेस सेंसरशिप का विरोध किए। ठीक है, अब मैगजीन सेमिनार और मेन स्ट्रीम, मैगजीन का नाम है सेमिनार, आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेमिनार। ओके, और दूसरा का नाम है मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम। और अखबार थे इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या करें। बच्चों, कांग्रेस पार्टी में 1960 के दशक में बुजुर्ग, शक्तिशाली और अनुभवी नेताओं का ग्रुप था सिंडिकेट। 1960 के दशक में 1964 के मई के महीने में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई तो इस सिंडिकेट ने शास्त्री जी को पीएम बनाया था। शास्त्री के निधन के बाद, शास्त्री का निधन 10 जनवरी 1966 को हो गई ताशकंद में, तो शास्त्री के निधन के बाद सिंडिकेट ने इंदिरा को पीएम बनाया। तो 1960 के दशक में पीएम कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस भूमिका में था सिंडिकेट। सिंडिकेट के अध्यक्ष थे के कामराज। सिंडिकेट के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? के कामराज। ठीक है, आप थोड़ा इसको आगे कर लें और यहाँ आप देख सकते हैं सिंडिकेट के अध्यक्ष के कामराज। सिंडिकेट ने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को पीएम बनाया था। बच्चों, के कामराज के नाम से एक क्वेश्चन याद आ गया, पेपर में क्वेश्चन आता है, कामराज प्लान क्या है, कामराज प्लान, कामराज योजना क्या है। तो बच्चों, सिंडिकेट के अध्यक्ष के कामराज ने एक सुझाव दिया था कि बड़े बुजुर्ग बूढ़े नेता कांग्रेस पार्टी के बड़े पद पर नहीं रहें, अपना त्यागपत्र दे दें और यह पद किसी नौजवान नेता को दें ताकि नौजवान नेताओं को अनुभव हो सके। इसे कामराज प्लान कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगला क्वेश्चन 21 से 29 तक, जिसमें 2 और 4 अंक वाले क्वेश्चन है, मैप भी है, कार्टून भी है। अगली वीडियो में जल्द आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू बच्चों।